आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट हिस्ट्री और फास्ट रिवीजन में, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से लेकर मुगल साम्राज्य तक हम आज पूरा फास्ट वे में रिवीजन करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य, क्या पढ़ना है? मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले शासक आते हैं चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब आता है संस्थापक कौन थे मौर्य साम्राज्य के? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य नाम था। इन्हीं को हम कौटिल्य कहते हैं, इन्हीं को हम विष्णुगुप्त कहते हैं। ठीक है, और युद्ध इनका हुआ था सेल्यूकस के साथ। किसके साथ युद्ध हुआ था इनका? इनका युद्ध सेल्यूकस के साथ हुआ था। तो पहला क्वेश्चन बनता है, संस्थापक कौन थे मौर्य साम्राज्य के? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, फिर आता है युद्ध। इनका युद्ध किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस के साथ। केवल पॉइंट वाइज पढ़ना है हमको। ठीक है, फिर आता है अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? तो इन्हीं की है, चाणक्य की, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है। ठीक है, फिर आता है सेल्यूकस का दूत कौन था? मेगास्थनीज था, जिसको इसने सेल्यूकस ने किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कितनी संधियां हुई थी? तो ये 4 संधियां हुई थी। किसके किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में कितनी संधियां हुई थी? 4 संधियां हुई थी। फिर आता है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त को दे दिया था इन्होंने, जिसने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका बुक लिखी है। किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का था, लेकिन इसने जब युद्ध हुआ तो इन्होंने किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। एक बार फास्ट रिवीजन। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इनका एक ही नाम है ये। ठीक है, फिर है युद्ध। युद्ध किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस के साथ हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? चाणक्य की है। सेल्यूकस का दूत कौन था? मेगास्थनीज था, जिसे बाद में किसको दे दिया गया? चंद्रगुप्त को दे दिया गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में कितनी संधियां हुई थी? संख्या क्या है? 4 संधियां। तो यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट हो जाता है। अब बिंदुसार से देखते हैं। तो बिंदुसार से कितने क्वेश्चन बनते हैं? मात्र 1 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बनते हैं। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार के ऊपर एक मतलब टिप्पणी की जाती है कि अमित्रघात के नाम से कौन फेमस है? तो बिंदुसार फेमस है अमित्रघात के नाम से। ठीक है, अमित्रघात के नाम से कौन फेमस है? तो ये बिंदुसार है। फिर आता है बिंदुसार का पुत्र अशोक। इसके बारे में जितने पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। इसके बारे में है 3 वर्षों में इसने 84,000 स्तूप बनवाए थे। कहाँ पर? सारनाथ में। तो अशोक ने 3 वर्षों में कितने? 84,000 स्तूप बनवाए थे। कहाँ पर? सारनाथ, वाराणसी में। ठीक है, फिर दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। और ये जब ये गद्दी पर बैठे थे, कब? ये 13वें वर्ष में। ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, 13वें वर्ष में। ठीक है, फिर आता है इनके जो पुत्र और पुत्री थे। इनके पुत्र का नाम था महेंद्र। इनकी पुत्री कौन थी? संघमित्रा। ठीक है, ये दोनों बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ गए थे? श्रीलंका। और इनको भेजा किसने था? इनके पिताजी अशोक ने भेजा था। तो क्या बनते हैं क्वेश्चन? फास्ट में देखते हैं। 3 वर्षों में कितने स्तूप बनवाए? 84,000 स्तूप बनवाए। कहाँ पर? सारनाथ में। फिर 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। कब? 13वें वर्ष में। इनके 2 पुत्र पुत्री थे, एक महेंद्र और संघमित्रा। इनको इन्होंने श्रीलंका भेज दिया था। किस लिए? कौन से धर्म का प्रचार करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, इधर तक हुई बात। अब इसके आगे कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो इसके आगे क्वेश्चन बनता है, भारत में कितने शिलालेख बनवाए थे इसने? शिलालेख की बात हो रही है। 14 शिलालेख बनवाए थे। और स्तंभ लेख कितने बनवाए थे? इसने 7 भारत में 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख बनवाए थे। ठीक है,
और सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? सातवां जो है वो सबसे लंबा स्तंभ लेख है। तो इससे 2 पॉइंट बनते हैं। पहला, शिलालेखों की संख्या कितनी बनवाई है? 14 शिलालेख बनवाए हैं और स्तंभ लेख 7 बनवाए हैं, और सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां है। ठीक है। प्रशासन की छोटी इकाई इनके टाइम पर क्या थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती थी? गांव, मतलब ग्राम। ठीक है, ये ग्राम लिखा हुआ है। फिर आता है अशोक के नियम और सिद्धांत किसमें दिखाई देते हैं? तो ये धम्म में दिखाई देते हैं। अशोक के जो नियम और सिद्धांत हैं वो किसमें दिखाई देते हैं? धम्म में। ठीक है। अब आता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? ये बृहदत्त था। तो हमने मौर्य वंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, फिर उसके पुत्र बिंदुसार, फिर अशोक, जितने भी क्वेश्चन थे सब हमने कंप्लीट कर लिए। और अंतिम शासक कौन था? बृहदरथ था। ठीक है। केवल इतने ही क्वेश्चन बनेंगे मौर्य साम्राज्य से, आपने देख लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट साम्राज्य आता है गुप्त साम्राज्य। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। अब इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला, यहाँ की गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये प्राकृत थी। जो गुप्त काल है, गुप्त साम्राज्य है, इसकी जो भाषा चलती थी वो कौन सी चलती थी? प्राकृत। ठीक है। फिर दूसरा आता है स्वर्ण युग कहते हैं इसको। गुप्त काल को कौन सा युग कहते हैं? इसको हम स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहाँ पर विकास नहीं हुआ, इसलिए इसको हम स्वर्ण काल कहते हैं या स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है। अब जो गुप्त साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन है? तो इसका जो संस्थापक है वो कौन है? ये है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त है। पहला क्वेश्चन बनता है राजकीय भाषा कौन थी? प्राकृत। फिर बनता है स्वर्ण युग कहते हैं इसको। फिर आता है संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। ठीक है, यहाँ तक थी स्वर्ण युग की बात, सॉरी गुप्त साम्राज्य की। अब इसके अंदर जो शासक हैं उनको पढ़ते हैं। इसमें पहला आता है शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन सा? चंद्रगुप्त फर्स्ट। यहाँ केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे गए हैं, सिलेक्टेड पॉइंट ही हैं जो सीधे एग्जाम में फंसेंगे। इसके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन बनता हो जो छूट गया हो, नहीं तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे। यूपी टेट, सुपर टेट और अदर एग्जाम में भी अगर कहीं भी ये हिस्ट्री पूछी जाती है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है गुप्त साम्राज्य का तो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट है। और अगर वैसे संस्थापक बोलेगा तो श्रीगुप्त है, लेकिन अगर वास्तविक लगा के पूछ रहा है तो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ठीक है। फिर आता है चंद्रगुप्त, इसी को ये वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। अब आता है महाराजाधिराज की उपाधि किसको मिली थी? पूछा जाता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसको मिली थी? तो किसको मिली थी? इन्हीं को मिली थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। किसको मिली थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट को मिली थी। ठीक है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गुप्त संवत की स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है? गुप्त संवत की जो स्टार्टिंग है ये कहाँ से मानी जाती है? ये मानी जाती है 319 ईस्वी से। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गुप्त संवत की स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है? 319 ईस्वी से। फिर से देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको उपाधि कौन सी मिली है? महाराजाधिराज की उपाधि मिली है। और गुप्त संवत कब से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 319 ईस्वी से। किसने स्टार्ट किया है? तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे शासक के ऊपर। फिर आता है इनका पुत्र समुद्रगुप्त। क्या आता है? समुद्रगुप्त। ये कौन था? भारत का नेपोलियन था। पूछा जाता है भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त था। फिर पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? तो ये है हरिसेन की। और ये किसका दरबारी कवि था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है। किसका दरबारी कवि था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा फिर पढ़ना है इनका फिर पुत्र आता है चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। ठीक है।
इन्हें हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो विक्रमादित्य किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं। पहला बात। दूसरी बात, ये कौन था? इसके टाइम पर कौन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर? चीनी यात्री फाहियान। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि फाहियान कहाँ से आया था? चीन से आया था। किसके टाइम पे आया था? किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। फिर दूसरा पॉइंट बनता है शकों पर विजय। शकों की विजय पर जो चांदी के सिक्के चलवाए थे, किसने चलवाए थे? शकों की विजय पर तो किसने चलवाए थे? इन्हीं ने चलवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। फिर आता है कालिदास। कालिदास जो थे ये संस्कृत के कवि थे। ये किसके टाइम पे थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। विक्रमादित्य किसको कहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते थे। इसके टाइम पे कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान आया था। फिर नेक्स्ट आता है शकों पर विजय पर, शकों की विजय पर चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। ठीक है। फिर पूछा जाएगा कालिदास किसके, जो संस्कृत कवि हैं, किसके टाइम के हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। इतने क्वेश्चन बनेंगे, इतने पढ़ लिए, इतने से ही काम हो जाएगा। ठीक है। अब इनके आगे आते हैं कुमार गुप्त। अभी गुप्त काल ही चल रहा है, समझिएगा। ठीक है। तो अब आता है कौन आते हैं? कुमार गुप्त आते हैं। ठीक है। तो कुमार गुप्त के बारे में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। पहली बात, केवल एक पॉइंट याद रखना है कुमार गुप्त से कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। समझ गए। फिर इसके बाद आता है स्कंदगुप्त। क्या आता है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से क्या क्वेश्चन बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील जो है वो उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। ठीक है। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। फिर आता है हूणों का आक्रमण किसके टाइम पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके टाइम पे? स्कंदगुप्त के टाइम पर हूणों का आक्रमण हुआ था। और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर भानुगुप्त का एरण अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में किसका प्रमाण मिलता है? सती होने का पहली बार प्रमाण मिलता है। किसमें? भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। फिर पूछा जाएगा अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? टोटल 29 गुफाएं हैं। ठीक है। फिर पॉइंट आता है आयुर्वेदाचार्य कौन थे? धन्वंतरी थे। किसके टाइम के हैं ये बात हो रही है? स्कंदगुप्त के टाइम की हो रही है। तो धन्वंतरी कौन थे? ये आयुर्वेदाचार्य थे। किसके टाइम पर थे? ये स्कंदगुप्त के। समझ गए। चलिए फिर आता है राजवैद्य कौन थे? चरक। चरक कौन थे? राजवैद्य थे। किसके टाइम पे? स्कंदगुप्त के। ठीक है। फिर आता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र किस भाषा में लिखी है? ये पूछा जाता है बहुत बार कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी है। ठीक है। और किसके टाइम पर? तो ये स्कंदगुप्त के। ठीक है। फिर आता है आर्यभट्ट ने क्या लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। क्या लिखी है आर्यभट्ट ने? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतिका लिखी है। किसके टाइम पर? स्कंदगुप्त के टाइम पे। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है स्कंदगुप्त का। फिर है दशावतार मंदिर कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो ये है देवगढ़ झांसी अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ? देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर। ठीक है। फिर इसके बाद आता है भीतरगांव का मंदिर। ये भीतरगांव का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। कहाँ पर है? ये कानपुर में है। तो कितने क्वेश्चन बनते हैं? फिर से एक बार फास्ट रिवीजन। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। हूणों का आक्रमण किसके टाइम पे? स्कंदगुप्त के। भानुगुप्त का एरण अभिलेख पहली बार सती होने का प्रमाण दर्शाता है। फिर अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो 29। आयुर्वेदाचार्य कौन थे? धन्वंतरी।
राजवैद्य कौन थे? चरक। विष्णु शर्मा ने क्या लिखी? पंचतंत्र संस्कृत। आर्यभट्ट ने क्या लिखी? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। ये सब किसके टाइम की है? तो ये सब है स्कंदगुप्त के टाइम की। फिर है आर्यभट्ट ने दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव कहाँ है? कानपुर में। तो जितने क्वेश्चन बनते थे इधर से सब हमने छाप दिए हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, अब दूसरा आता है, यहाँ से हमारा गुप्त काल कंप्लीट होता है। हमने मौर्य वंश पढ़ा, फिर गुप्त वंश पढ़ा कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम पुष्यभूति वंश, या फिर जिसको हम कहते हैं वर्धन वंश। कौन सा? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? कौन थे? पुष्यभूति थे। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ गया? पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, ठीक है। और इनकी राजधानी कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है राजधानी। जितने इसमें पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाने की पूरी संभावना है। तो संस्थापक कौन है? पुष्यभूति हैं। राजधानी कहाँ पर है? थानेश्वर में है राजधानी। इसका पहला जो शासक आता है प्रभाकर वर्धन आता है। कौन है पहला शासक? प्रभाकर वर्धन है। देखिए, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि किसको मिली है? ये ज़्यादा पूछा जाता है। परम भट्टारक, तो परम भट्टारक की जो उपाधि मिली है किसको मिली है? प्रभाकर वर्धन को मिली है। किसको? प्रभाकर वर्धन को मिली है। कौन सी? परम भट्टारक की उपाधि मिली है, ठीक है। फिर आता है इनके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। कितने? 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो दोनों पुत्र का नाम क्या था? एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री नाम था। पुत्री थी राज्यश्री, पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है। अब इनकी जो पुत्री थी राज्यश्री, इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था कन्नौज शासक ग्रहवर्मन से। किससे हुआ था? कन्नौज शासक ग्रहवर्मन से। किससे हुआ था? कन्नौज शासक ग्रहवर्मन से हुआ था। और परम भट्टारक की उपाधि किसको प्राप्त थी? प्रभाकर वर्धन से, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन से केवल इतने क्वेश्चन बनते हैं कि इनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक थे हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, पुत्री थी राज्यश्री। और इनका विवाह किससे हुआ था? कन्नौज के शासक किससे? ग्रहवर्मन से। पूछा जाता है कि इसने अपने पुत्री का विवाह किससे किया था? पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे प्रभाकर वर्धन कंप्लीट होते हैं। फिर आता है हर्षवर्धन। इनके पुत्र का नाम क्या था? हर्षवर्धन, ठीक है। तो अब हर्षवर्धन का क्या है? 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में। कब? 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, क्योंकि थानेश्वर उस टाइम पर राजधानी थी इनकी, ठीक है। अभी ऊपर ही पढ़ा है। फिर आता है जो ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग कहाँ से आया था? पहली बात चीन से आया था, ये चीनी यात्री था, ठीक है। और किसके दरबार में आया था? तो किसके? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, समझ के। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये तीनों के तीनों किसने लिखे हैं? ये हर्षवर्धन ने लिखे हैं। क्या लिखे हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। किस भाषा में लिखे हैं? इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हैं, समझ गए होंगे। फिर आता है पुलकेशन द्वितीय ने इनको हराया था। किसने हराया था इनको? पुलकेशन द्वितीय ने इनको हराया था। किसको? हर्षवर्धन को। समझिएगा, किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, फिर चलते हैं। अच्छा, रिवीजन कर लीजिए इसका। हर्षवर्धन क्या है? 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ह्वेनसांग चीनी यात्री आया। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद संस्कृत ग्रंथ हैं ये इन्हीं के। पुलकेशन द्वितीय ने इनको हरा दिया था, ठीक है। अब यहाँ से चालू होता है दक्षिण भारत के राजवंश। कौन से? दक्षिण भारत के राज। हम केवल उन पॉइंट को ले रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फालतू की कोई भी रामायण नहीं लिखी, केवल पॉइंट वाइज ही पढ़ रहे हैं।
तो दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा, मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश, फिर पुष्यभूति वंश। अब हम चल रहे हैं दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में, ठीक है। तो दक्षिण भारत के राजवंश में सबसे पहला आता है पल्लव वंश। कौन सा? पल्लव वंश आता है, ठीक है। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक, जो पल्लव वंश में पहले शासक आते हैं सिंह विष्णु। कौन? सिंह विष्णु आते हैं, ठीक है। सिंह विष्णु कौन थे? ये ही पल्लव वंश के संस्थापक थे। कौन थे ये? संस्थापक थे किसके? पल्लव वंश के। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे, ठीक है। इनकी राजधानी इन्होंने क्या रखी थी? इन्होंने अपनी राजधानी रखी थी कांची। तो राजधानी क्या रखी थी? कांची रखी थी, ठीक है। फिर आता है किरातार्जुनियम। क्या आता है? किरातार्जुनियम किसकी रचना है? तो किसकी है? ये है भारवी की। किसकी है? भारवी की है। फिर पूछा जाता है भारवी किसके टाइम के हैं? तो किसके टाइम के हैं? तो ये किसके टाइम के हैं? सिंह विष्णु के टाइम के हैं, ठीक है। तो इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन। पहला, संस्थापक कौन था पल्लव वंश का? सिंह विष्णु। राजधानी क्या रखी? कांची रखी। और किरातार्जुनियम किसने लिखी? भारवी ने। और ये किसके टाइम के हैं? तो ये हैं सिंह विष्णु के टाइम के, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आता है पुलकेशिन वर्मन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। पहला क्या आता है? अब इसके बाद कौन सा आता है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसने क्या किया था? इसको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को, यहाँ से समझिएगा कहानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? पहले तो ऊपर उसको हरा दिया था, किसको? हर्षवर्धन को हरा दिया। फिर दोबारा में आया तो ये इसने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हरा दिया, ठीक है। यहाँ से समझ गए। फिर आता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इनके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसने अपने पिता, इसके पिता कौन थे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट का जो बेटा था वो था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या किया इसने अपने पिता महेंद्र वर्मन फर्स्ट का बदला लेते हुए पुलकेशिन द्वितीय को हराया। मतलब महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने पहले हर्षवर्धन को हरा दिया, ठीक है, वो हार गया। फिर जब यहाँ से ये जो नेक्स्ट दक्षिण भारत का शुरू हुआ तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट को फिर से इसने हरा दिया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। लेकिन जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट था, इसका पुत्र का नाम था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट से देखा नहीं गया कि मेरे पिता को इसने हरा दिया है, तो इसने क्या किया? इसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया, ठीक है, क्योंकि इसके पिता को इसने हरा दिया था, तो पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। और फिर जब इसको हरा दिया इसने नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जोर दे के बता रहे हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय को जब इसने हरा दिया तो इसको एक उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि मिलती है? वातापी कोंड की उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि मिलती है? वातापी कोंड की उपाधि मिलती है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं, नरसिंह वर्मन फर्स्ट को किसने हराया? इसको हरा दिया था, नहीं, नरसिंह वर्मन को नहीं, महेंद्र वर्मन को। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। लेकिन क्या हुआ फिर कि जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे, इनके पुत्र थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और कौन सी उपाधि प्राप्त की? वातापी कोंड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वातापी कोंड की उपाधि किसको मिली है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट को, ठीक है। और मत्स्य विलास प्रहसन बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य विलास प्रहसन किसकी है? मत्स्य विलास प्रहसन किसकी है? तो ये है नरसिंह वर्मन फर्स्ट की। मत्स्य विलास प्रहसन की रचना किसने की है? किसने की है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे पॉइंट वाइज क्लियर करते जा रहे हैं और बहुत फास्ट रिवीजन में, बिल्कुल फास्ट वे में चल रहे हैं। कोई भी यहाँ वहाँ की बात नहीं, केवल पढ़ाई की बात। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लोगों में शेयर कर दीजिए, और पसंद आ रही हो, ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है पल्लव। यहाँ से महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पल्लव वंश की बात आ जाती है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? अपराजित वर्मन। कौन था पल्लव वंश का अंतिम शासक? ये था अपराजित वर्मन, ठीक है। फिर आता है रथ मंदिर की संख्या 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रथ मंदिर है उसकी संख्या 7 का निर्माण किसने करवाया है?
तो किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। जो रथ मंदिर की संख्या 7 है, इसका निर्माण किसने करवाया है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया है। और इसी को कौन सी उपाधि अभी ऊपर मिली है? वातापी कोंड की उपाधि किसको? नरसिंह वर्मन फर्स्ट को। किस लिए मिली है? ये मिली है किस लिए? क्योंकि इसने किसको हराया था? पुलकेशन द्वितीय को हराया था। फिर आता है कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? ये बनवाया है राज सिद्धेश्वर मंदिर। इसी को हम क्या कहते हैं? राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। किसको? कांची के कैलाश मंदिर को। तो कांची के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट हैं और ये जो बनवा रहे हैं ये कौन है? द्वितीय हैं। तो कांची का जो कैलाश मंदिर, जिसे हम राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं, किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनवाया है। ठीक है। फिर आता है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? क्या है? कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? वो बनवाया है नंदी वर्मन द्वितीय ने। किसने? कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो ये नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया है। और ये क्या है? बैकुंठ पेरुमाल, इसी को हम क्या कहते हैं? बैकुंठ पेरुमाल मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आता है राष्ट्रकूट वंश। हमने कौन सा वंश कंप्लीट कर लिया? पल्लव वंश कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं राष्ट्रकूट वंश की तरफ। कहाँ पर चलते हैं? सब सीक्वेंस से चल रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस से, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा है, बिल्कुल, और बहुत अच्छे से, बिल्कुल पॉइंट वाइज। ठीक है। तो पसंद आ रही हो तो सभी में डॉट 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 समझ जाइए। फिर आता है राष्ट्रकूट वंश। तो इसके जो संस्थापक थे कौन थे? दंती दुर्ग। कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट या मनकिर। इन्हीं क्या थी? इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट या फिर मनकिर थी। ठीक है। मंदिर आता है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये किया था कृष्ण प्रथम ने। तो क्वेश्चन बनता है राष्ट्रकूट वंश से संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। और राजधानी क्या है? मान्यखेट या मनकिर है। और मंदिर जो है एलोरा का कैलाश मंदिर, ये किसने बनवाया है? ये कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का बोल रहा है। और कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। फर्स्ट ने नहीं, द्वितीय ने। और ये एलोरा का किसने बनवाया है? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। चलिए, यहाँ से राष्ट्रकूट वंश से केवल इतना ही पूछा जाता है। आज तक के इतिहास में केवल इतना ही पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट आता है फिर कौन सा? चालुक्य वंश। कौन सा? चालुक्य वंश आता है। अब चालुक्य वंश के बारे में देख लेते हैं। कौन सा है? चालुक्य वंश। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य हम देखते हैं पहले। कौन से चालुक्य देख रहे हैं? कल्याणी के। तो इसकी स्थापना किसने की थी? कल्याणी के चालुक्य की स्थापना कौन करता है? तैलप द्वितीय। कौन करता है? कल्याणी के। तो ये करता है तैलप द्वितीय करता है। ठीक है। इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? इनकी भी राजधानी मान्यखेट थी। कौन थी? मान्यखेट। और इन्हीं के टाइम पर क्या लिखा गया था? विक्रमांकदेव चरित। किसने लिखा था? विक्रमांकदेव चरित किसने लिखा है? तो ये किसका है? ये है बिल्हड़ का। किसका है? बिल्हड़ का। तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश है कौन स्थापना करता है? तैलप द्वितीय करता है। राजधानी क्या है? मान्यखेट है। विक्रमादित्य चरित किसने लिखा है? बिल्हड़ ने लिखा है। समझ गए? चलिए, अब आते हैं वातापी के चालुक्य। अभी तक किसके पढ़े? कल्याणी के। अब वातापी के आता है। वातापी के चालुक्य की स्थापना कौन करता है? ये करता है पुलकेशन द्वितीय करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इधर से। फिर आता है हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि किसने की थी? देखिए, अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना, हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हरा दिया था। तब पुलकेशन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की। जब हर्षवर्धन को हराया तो कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है। और जब पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था। तो उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी? वातापी कोंड की। ठीक है। इसीलिए वातापी कोंड, क्योंकि ये वातापी के चालुक्य थे, इसलिए उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। फिर आता है ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? ऐहोल अभिलेख जो है इसके लेखक कौन है? ये हैं रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति जो है ये ऐहोल अभिलेख के लेखक हैं। और इनका संबंध किससे है?
इनका संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। इसका किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने किसका निर्माण करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर आता है त्रैलोकेश्वर देवी मंदिर किसने बनवाया था? ये त्रैलोक देवी ने। अब आता है चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? तो ये कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर आता है वेंगई के चालुक्य। कहाँ के? वेंगई के। ठीक है, तो इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन। ठीक है, इनकी राजधानी कौन थी? तो इनकी राजधानी थी वेंगई, आंध्र प्रदेश में। इससे केवल यही दो क्वेश्चन बनते हैं सिंपल से कि इनके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन, और इनकी राजधानी क्या थी? वेंगई, आंध्र प्रदेश में थी। कहाँ के पढ़े हमने? वेंगई के चालुक्य पढ़ लिए। अब यहाँ से चोल वंश आता है। यहाँ से केवल सिंपल से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो जल्दी से फटाक से इसको निपटाते हैं। तो चोल वंश का जो संस्थापक था कौन था? विजयालय था। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी। इंपॉर्टेंट है, नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? विजयालय ने। तो नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? विजयालय ने। और इनकी राजधानी क्या थी? इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तंजावुर। इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय, उपाधि नरकेसरी, राजधानी क्या थी? तंजावुर। ठीक है, इसमें आते हैं राजराज प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तंजावुर में क्या बनवाया था? राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था, जिसको हम क्या कहते हैं? बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये तंजौर में है। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। इसी को हम क्या कह देते हैं? राजराजेश्वर मंदिर भी बोल देते हैं। और ये किससे संबंधित है? ये चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, चोल वंश यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आता है ये पाल वंश। इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही दो पॉइंट हर वंश से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। किस धर्म के अनुयायी थे ये? बौद्ध धर्म के। इंपॉर्टेंट है, जो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक, वो किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। फिर आता है राजधानी इसने अपनी क्या रखी थी? तो इसने राजधानी रखी थी मुंगेर। किसने? पाल वंश ने अपनी राजधानी क्या रखी थी? मुंगेर रखी थी। ठीक है, चलिए इसमें आता है धर्मपाल सबसे महान शासक हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल। किस वंश से है? पाल वंश से। चलिए, फिर आता है सेन वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये पॉइंट दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। राजधानी क्या है? नदिया लखनौती। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। तो पूछा जाता है कि जयदेव किस वंश से संबंधित हैं? तो किससे हैं? सेन वंश से। तो जयदेव किस वंश से संबंधित हैं? सेन वंश से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है, आगे है राजपूत वंश। कौन सा वंश आता है? आगे आता है राजपूत वंश। ठीक है, इसमें पहला आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके मतलब राजपूत वंश के ही अंतर्गत कौन सा वंश आता है? पहले गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो संस्थापक कौन है इसका? नागभट्ट प्रथम है। और शक्तिशाली राजा कौन हुआ है इसमें? मिहिर गोपाल। कौन हुआ है? मिहिर भोज हुआ है। ये गलत लिखा है इधर पे, ये मिहिर भोज है। ठीक है, शक्तिशाली राजा कौन है? मिहिर भोज है। और राजधानी कौन सी है? कन्नौज है। अंतिम जो राजा था, अंतिम कौन था? ये यशपाल था। तो सिंपल से 4 क्वेश्चन बनते हैं। संस्थापक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। राजधानी कौन थी? कन्नौज। अंतिम कौन था? यशपाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट वंश आता है इसी राजपूत में, गहड़वाल वंश।
तो गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कौन था गहड़वाल वंश का? चंद्रदेव। इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। राजधानी वाराणसी। फिर नेक्स्ट वंश आता है सोलंकी वंश। कौन सा? सोलंकी वंश। तो इनके संस्थापक कौन है? मूलराज फर्स्ट है। और राजधानी क्या है इनकी? क्या है इनकी राजधानी? अन्हिलवाड़। क्या है? अन्हिलवाड़ राजधानी है। और संस्थापक कौन है? मूलराज फर्स्ट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा। भीम फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भीम फर्स्ट के सामंत कौन थे? विमल ने माउंट आबू पर्वत पर कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का कौन सा? जैन मंदिर बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमल कौन था। पहली बात तो विमल कौन था? भीम फर्स्ट का सामंत था। भीम फर्स्ट का सामंत कौन था? विमल था। इसने कौन से पर्वत में? माउंट आबू पर्वत में कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर की स्थापना की थी, बनवाया था। ठीक है। और इसका जो अंतिम शासक है सोलंकी वंश का कौन है? भीम सेकेंड है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बताया ऊपर। तो भीम सेकेंड कौन है? ये सोलंकी वंश का अंतिम शासक है। फिर आ जाता है कलचुरी या फिर चेदी राजवंश। कलचुरी या फिर चेदी राजवंश। इसके संस्थापक कौन थे? कोक्कल। कौन थे? कोक्कल थे। और सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए हैं? गांगेय। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। फिर आता है सिसोदिया राजवंश। अपने को सूर्यवंशी कहते थे। कौन? सिसोदिया राजवंश जो था वो खुद को सूर्यवंशी कहता था। इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है कौन सा राजवंश है जो खुद को सूर्यवंशी माना करता था? कौन है? सिसोदिया राजवंश। ठीक है। फिर पूछा जाता है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। कौन कौन? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध होता है? खटोली का युद्ध। सीधे याद रखिए, खटोली का युद्ध। तो कौन सा युद्ध है? खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है। चलिए फिर आता है नेक्स्ट आता है चौहान या फिर चाहमान वंश, आपका बहुत फेवरेट वाला। संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं। कौन है संस्थापक? वासुदेव हैं। राजधानी क्या है? अहिच्छत्र है। राजधानी क्या है? अहिच्छत्र है। संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं। राजधानी अहिच्छत्र है। सबसे शक्तिशाली कौन है? विग्रहराज फोर्ट बीसल देव। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे शक्तिशाली कौन है? विग्रहराज फोर्थ हैं। और हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की है? ये बीसल देव ने की है। बीसल देव ने किसकी रचना की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिकेली नामक संस्कृत की जो नाटक रचना है, सबसे पहली बात हरिकेली की रचना किसने की है? बीसल देव ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, किसने? हरिकेली की है, तो ये बीसल देव ने की है। ठीक है। अब आता है चंद्रबरदाई, ये पृथ्वीराज रासो हैं। ठीक है, चंद्रबरदाई के कौन है? पृथ्वीराज रासो। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तराइन का फर्स्ट युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ तराइन का फर्स्ट युद्ध। तो क्या किया था इसमें? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन मोहम्मद गौरी हार गया था। होता कब है? 1191 में। ठीक है। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है ठीक 1 साल बाद। कब? 1192 में। फिर से इन्हीं के मध्य होता है, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया? किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान दूसरी बार में हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। तो क्या हुआ था? तराइन का फर्स्ट युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। फिर दूसरा युद्ध होता है तराइन का, कब? 1192 में, ठीक 1 साल बाद। किसके किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इसमें क्या हो जाती है? स्थितियाँ पलट जाती हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है और चौहान हार जाता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वंश आता है परमार वंश। कौन सा? परमार वंश आता है। चलिए, परमार वंश के जो संस्थापक हैं कौन है? उपेंद्र राज हैं। इसकी राजधानी कौन थी? तो धारा नगरी थी।
संस्थापक हैं उपेंद्र राज, राजधानी है धारा नगरी। सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? तो हैं राजा भोज, जिनको किसकी उपाधि मिली है? कविराज की उपाधि। इन्होंने क्या किया था? भोजपुर नगर की स्थापना की थी। तो भोजपुर नगर की स्थापना कौन कर रहा है? राजा भोज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या है? त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना किसने की थी? ये भी राजा भोज ने की थी। तो केवल यहाँ से इतने ही बनते हैं, ठीक है। फिर आता है चंदेल वंश। क्या आता है? चंदेल वंश। चंदेल वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? नन्नुक हैं। राजधानी क्या है? खजुराहो है। प्रारंभ में राजधानी क्या थी? कलिंजर, लेकिन राजा धंग ने क्या किया था? चेंज कर दिया था, कलिंजर से खजुराहो कर दी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। राजधानी क्या थी? खजुराहो। और प्रारंभ में इसकी राजधानी क्या थी? कालिंजर, लेकिन कालिंजर से खजुराहो किसने चेंज की? राजा धंग ने, ठीक है। यहाँ तक चलते हैं चंदेल वंश। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, आता है सल्तनत काल। तो इसका जो टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1526 तक का था। तो सल्तनत काल का टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। इसमें पहला वंश आता है गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश को ही हम किस नाम से जानते हैं? दास वंश के नाम से। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेकर 1290 तक। क्या था? 1206 से लेकर 1290 तक का गुलाम वंश था। फिर यहाँ से जो संस्थापक, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे ये? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेकर 1290। स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात पूछता है तो किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को, ठीक है। समझ गए? अब चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? देख लेते हैं। आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था वो कब तक था? तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक किसका टाइम पीरियड था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था। फिर आता है, इसको क्या कहते हैं? ये गौरी का गुलाम था। कौन था ये? गौरी का गुलाम कहते हैं इसको। और इसने क्या क्या बनवाया है? इसने कुव्वत उल इस्लाम किसने बनवाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाई है? कुव्वत उल इस्लाम बनवाई है। और ये कौन था? गौरी का गुलाम था। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? सबसे पहली बात तो अजमेर में है। बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है। कौन सी? पहली मंजिल। पहली बात तो कुतुब मीनार है कहाँ पर? ये दिल्ली में है। और पहली मंजिल किसने बनवाई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो लाख बख्श की उपाधि इसको प्राप्त थी। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों कहते थे? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान दे देना, ठीक है। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो क्या क्या है इसके बारे में? गौरी का गुलाम है ये। कुव्वत उल इस्लाम लिखी है, कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसने की है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आता है कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? दिल्ली में। राजधानी क्या रखी? लाहौर। लाख बख्श की उपाधि किसको मिली? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसे हम क्या कहते हैं? लाखों का दान देना। पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए इसके आगे आता है अब आराम शाह। तो आराम शाह का केवल टाइम पीरियड देख लीजिए बस। आराम शाह आते हैं 1 साल के लिए, 1210 से लेकर 11 तक, ठीक है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश। इससे कुछ नहीं याद करना है, केवल इल्तुतमिश सब चलते हैं। जिसके भी इंपॉर्टेंट होंगे वो हमने सारे नोट कर दिए हैं इसमें,
सारे पिन हैं हमारे, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं हमने सारे के सारे वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी होगा केवल कंप्लीट होगा। तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या है, 1211 से लेकर 36 तक। तो आता है इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया, जबकि पहली मंजिल किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आता है इक्ता प्रथा किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इक्ता प्रथा चलाई थी। फिर आता है राजधानी क्या थी, राजधानी इसने क्या किया, इसने राजधानी को परिवर्तित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कहाँ थी, लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, इसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली, ठीक है। फिर आता है टका। टका जो था क्या था, टका ये चांदी का सिक्का था। क्या था टका, चांदी का सिक्का। किसने चलवाया था, ये चलवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। जीतल क्या था, ये था तांबे का सिक्का। जीतल क्या था, तांबे का सिक्का। किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो टका क्या था, चांदी का सिक्का। जीतल क्या था, तांबे का सिक्का। किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चहलगामी का गठन किसने किया था। चहलगामी का मतलब होता क्या है, मतलब है ये 40 तुर्कों का गुट। जो चहलगामी था इसमें 40 तुर्कों का एक गुट था, और ये किसने स्टार्ट किया था, ये किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान से केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1236 से लेकर 40 में थी कौन, रजिया सुल्तान। इनकी ये किसकी पुत्री थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इन्होंने कौन सी प्रथा चलाई थी, तो कैरा प्रथा, कैरा प्रणाली। अब कैरा प्रणाली का मतलब पता है कि मतलब पर्दा ना करना। पहले की जो स्त्रियां थी वो पर्दा करती थी, लेकिन जो रजिया सुल्तान थी इन्होंने कहा था मैं पर्दा नहीं करूंगी। क्या, मैं पर्दा नहीं करूंगी। और इसी का नाम रखा गया था क्या, कैरा प्रणाली। इसी को कहते थे कैरा प्रणाली। लेकिन फिर क्या हुआ, इनका लोगों ने विरोध किया, ठीक है। तो कैरा प्रणाली किसने चलाई थी, रजिया सुल्तान ने, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट बलवन। अब चलते हैं बलवन के बारे में जानते हैं। तो बलवन का टाइम पीरियड क्या था, 1266 से लेकर 1287। क्या था टाइम पीरियड, 1266 से लेकर 87। आता है इसमें पहला पॉइंट, नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, नवरोज उत्सव किस धर्म के लोगों के लिए संबंधित है, तो ये है पारसी धर्म से संबंधित। किसने स्टार्ट किया था, बलवन ने स्टार्ट किया था। किसने किया था, बलवन ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर आता है इक्ता चहलगामी को खत्म किसने किया था, तो किसने, बलवन ने कर दिया था, लेकिन लगाया किसने था, इसको इल्तुतमिश ने लगाया था। इक्ता और चहलगामी को किसने लगाया था, इल्तुतमिश ने लगाया था, लेकिन खत्म कौन कर रहा है, ये बलवन कर रहा है, ठीक है। फिर आता है सिजदा एवं पैबोस प्रथा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने स्टार्ट की थी, तो बलवन ने की थी। किसने की थी, बलवन ने की थी। फिर आता है फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किनके दरबार में थे। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में थे, तो ये बलवन के, मतलब अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में थे, ये बलवन के, ठीक है। तो यहाँ से बलवन के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कंप्लीट किए। एक बार फिर से देख लें, चलिए। नवरोज उत्सव प्रारंभ किसने किया, बलवन ने। इक्ता चहलगामी को खत्म किसने किया, बलवन ने, जबकि लगाया किसने था, इल्तुतमिश ने। फिर आता है सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने शुरू की, ये बलवन ने की थी। फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किनके दरबार में रहते थे, तो ये बलवन के दरबार में। अब आता है कि गुलाम वंश का जो सबसे अंतिम शासक था कौन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था शमसुद्दीन, या फिर कहीं कहीं कैकूबाद भी बोलते हैं। तो अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन, या फिर इसको हम कहीं कहीं पर क्या कहते हैं, कैकूबाद भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है अब खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड क्या है, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। क्या है, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। इसकी स्थापना किसने की थी, खिलजी वंश की,
तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या थी? किलोखरी। क्या थी राजधानी? किलोखरी थी। और जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने हत्या किसकी की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, चलिए, इसकी हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या है? घोड़ा दागने, बहुत इंपॉर्टेंट, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो किसने की थी? घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आता है मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मतलब क्या होता था? कम तौलने वाले के शरीर से मांस निकाल लेता था। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बाजार प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा सख्त था। मतलब अगर थोड़ी सा भी तौलने वाला अगर थोड़ी सी कुन्याई कर देता था, थोड़ा सा भी बेईमानी करता था, तो वो क्या करता था? जितनी बेईमानी करता था वो उसके शरीर से उतना मांस निकाल लेता था। तो यही है क्या? मूल्य नियंत्रण प्रणाली, या फिर इसी को बाजार नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। फिर आता है जमैयत खान मस्जिद। किसने बनवाई है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। फिर आता है अलाई दरवाज़ा। किसने बनवाया है? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आता है सीरी का किला। तो सीरी का किला भी किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आता है हजार खंबा महल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हजार खंबा महल है वो किसने बनवाया है? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा ये किसने स्टार्ट की है? अलाउद्दीन खिलजी। और इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो, जिसे हम क्या कहते हैं? खुसरो खां। तो इनका अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो, और जिसको हम खुसरो खां कहते हैं। ठीक है, अब इधर से स्टार्ट होता है तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। इसका टाइम पीरियड क्या है? तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1398 तक। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक हैं कौन है? गाजी मलिक, जिन्हें हम कहते हैं तुगलक गाजी। तो गाजी मलिक, जिसे हम क्या कहते हैं? तुगलक गाजी कहते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली रखी थी। फिर आता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से कौन गद्दी पर बैठा था? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से यही गद्दी पर बैठा था। कौन? गाजी मलिक, जिसे हम तुगलक गाजी कहते हैं। ये किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। फिर आता है सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने कुएं और नहरों का सबसे पहले निर्माण करवाया था। पहला शासक था जिसने कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नाम का नगर किसने स्थापित किया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर आता है 1325 में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर, क्या है? 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर किसकी मृत्यु हो जाती है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक की। अब यहाँ से एक ट्रिक आ जाती है सल्तनत काल के वंश को याद करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रम पूछ लिया जाता है। तो क्या है? गुड़ खाओ तसला में। तो गुड़ से क्या हो गया? गुलाम वंश। खा से हो गया खिलजी वंश। ता से हो गया तुगलक। फिर एस से हो गया सैयद। एल से हो गया लोदी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो यहाँ से सल्तनत काल के वंश कंप्लीट। फिर नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसको क्या कहते हैं? जूना खां कहते हैं। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। फिर आता है 1325 से लेकर 1351 तक इसका टाइम पीरियड था। फिर आता है राजधानी इसकी क्या थी? इसकी राजधानी थी दिल्ली से इसने देवगिरी कर ली थी। तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब? 1326 से लेकर 27 में। फिर आता है 2 आब कर में वृद्धि किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब? 1326 से लेकर 27 में।
फिर आता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1329 से लेकर 1330 में। फिर आता है खुरासान एवं कराचित का अभियान। क्या है? खुरासान एवं कराचित का अभियान किसने चलाया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर आता है, इम्पॉर्टेंट है ये, इब्न बतूता कहाँ से आया था? अफ्रीका से। इब्न बतूता कहाँ से आया था? अफ्रीका से। इसकी पुस्तक क्या है? रेहला। किसकी है? इब्न बतूता की। फिर आता है दीवाने कोही, जिसे हम क्या कहते हैं? अमीरे कोही। ये कृषि विभाग है। इसका गठन किसने किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर आता है दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक भाइयों ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का ही दूसरा नाम है। टाइम पीरियड है 1325 से लेकर 51। राजधानी दिल्ली से देवगिरी। दोआब कर में वृद्धि। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। खुरासान एवं कराचित का अभियान। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था और इसका जो ये किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। दीवाने को ही, अमीरे को ही कृषि विभाग चलाया था। दक्षिण में हरियर बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? ये दोनों भाई थे विजयनगर की। फिर नेक्स्ट आता है फिरोज शाह तुगलक। क्या है? फिरोज शाह तुगलक है। इसने क्या किया था? 24 करों को समाप्त कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। इसने केवल चार थे कर उनको लगा रहने दिया। कौन 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 थे 4 कर? तो जजिया, जगात, खराज, खम्स। जजिया, जगात, खराज, खम्स। ठीक है। तो केवल 4 कर लगे रहे, लेकिन 24 करों को इसने समाप्त कर दिया। ठीक है। फिर आता है दारुल सफ़ा और दीवान खैरात। किसकी है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ठीक है। तो दारुल सफ़ा और दीवान खैरात ये फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया। फिर आता है दासों की देखभाल के लिए क्या बनवाया था? दीवाने बंदगान। किसके लिए? दासों की देखभाल के लिए क्या बनाया था? दीवाने बंदगान। फिर आता है इसका अंतिम जो था, कौन था? अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो था ये अंतिम शासक था। ठीक है। फिर आता है हब ए शर्ब कर। ये था हब ए शर्ब। क्या था? ये एक प्रकार का कर था। कैसा था? 1/10 भाग। किसने चालू करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आता है गुलामों के निर्यात पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कुएं और नहरों का सर्वप्रथम जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। इसने क्या बनवाई थी? 30 झील, 50 बांध का निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है सैयद वंश। अब कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1414 से लेकर 1451। क्या है? 1414 से लेकर 1451। इसके संस्थापक कौन थे? ये थे खिज्र खां। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। इनके पुत्र कौन थे? मुबारक शाह। कौन थे? इनके पुत्र मुबारक शाह थे। इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो किसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? मुबारक शाह ने। इंपॉर्टेंट है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। इसका पुत्र कौन था? मुबारक शाह। इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। फिर पूछा जाता है इसका अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश से केवल इतने ही क्वेश्चन आते हैं। फिर बनता है लोदी वंश से क्वेश्चन। तो 1451 से 1526 तक आता है लोदी वंश। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। कौन थे इसके संस्थापक? बहलोल लोदी थे। बहलोल सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये बहलोल लोदी ने। फिर आता है सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। फिर आता है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुलरुखी शीर्षक से जो फारसी कविताएं, कौन सी कविताएं? फारसी कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था। ठीक है। फिर आता है अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ये पानीपत के युद्ध में 1526 में किससे हार गया था? बाबर से हारा था। कब? 1526 में। कौन से युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। कौन?
तो कौन सा ये वंश चल रहा था, लोदी वंश यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। कौन था अंतिम शासक, इब्राहिम लोदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं तो इसको समझिएगा। सबसे पहले हम मुगल साम्राज्य की एक ट्रिक देख लेते हैं शासकों की। कौन सी ट्रिक है ये, शासकों की है। तो कैसे याद करना है, भाजसा, क्या, भाजसा इंग्लिश में लिखना है BHAJSA, ठीक है। तो भाजसा लिखना है तो B से हो जाएगा बाबर, H से हो जाएगा हुमायूं, A से हो जाएगा अकबर, J से हो जाएगा जहांगीर, S से हो जाएगा शाहजहां, A से औरंगजेब। तो क्या है ट्रिक अपनी, भाजसा, ये क्रम के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में क्या क्या है, पहला आता है बाबर। तो मुगल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, ये माना जाता है बाबर को। इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे, 4 युद्ध। अब इसकी ट्रिक क्या है, पंखा चला घर, क्या है, पंखा चला घर। तो पा से हो गया पानीपत, खा से हो गया खानवा, चा से हो गया चंदेरी, घा से हो गया घाघरा, ठीक है। तो पंखा चला घर। और टाइम पीरियड क्या है, 26, 27, 28, 29 क्रम से है, ठीक है, ये क्रम से चल रहा है। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीता कौन, बाबर, चारों युद्ध बाबर जीतेगा, ठीक है। फिर आता है खानवा का युद्ध, कब होता है, 1527 में, अभी पढ़ा, बाबर और राणा सांगा के, तो बाबर जीतता है। चंदेरी का आता है तो इसमें भी बाबर और मेदिनी राय के बीच में, तो कौन जीतता है, बाबर। फिर आता है घाघरा में भी कौन, बाबर ही जीतता है। तो चारों युद्ध को बाबर ने विजय किया। पानीपत बाबर इब्राहिम लोदी, खानवा बाबर राणा सांगा, फिर चंदेरी बाबर मेदिनी राय, और घाघरा में बाबर और ये अफगान लिखा है, ठीक है। फिर आता है पानीपत युद्ध में कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो तुगलमा नीति अपनाई गई थी। कौन सी नीति अपनाई गई थी, तुगलमा नीति किसमें अपनाई गई थी, पानीपत युद्ध में। और तोपखाने का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, बाबर ने। कौन से युद्ध में, पानीपत युद्ध में। और यहाँ से कौन सी उपाधि मिलती है इसको, कलंदर की उपाधि। पानीपत युद्ध से कौन सी उपाधि मिलती है इसको, कलंदर की, किसको, बाबर को, ठीक है। और जब ये खानवा का युद्ध हुआ था, यहाँ से इसको कौन सी उपाधि मिलती है, गाजी की उपाधि। तो गाजी की उपाधि देखो, कलंदर की उपाधि पानीपत से, फिर खा से क्या आता है, खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध से गाजी की उपाधि, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब होती है, तो 26 दिसंबर 1530 में। कब होती है मृत्यु, 26 दिसंबर 1530 में। फिर आता है, फिर नेक्स्ट आता है आगरा के आरामबाग बाद में, मतलब पहले इसको कहाँ दफनाया गया था, आरामबाग में आगरा के, और फिर बाद में इसको काबुल में दफनाया गया था, ठीक है, मृत्यु में। फिर आता है आत्मकथा, क्या है इनकी, तो ये है बाबरनामा। और फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। तो बाबरनामा किसकी आत्मकथा है, बाबर की। किसने फारसी भाषा में अनुवाद किया है, तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। इसके पुत्र कौन थे, इसके 4 पुत्र थे। कितने, 4। पहला हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, तो 4 पुत्र हैं। अब इसके बाद जो इसका बेटा है हुमायूं, ये गद्दी पर बैठता है। इसका टाइम पीरियड 1530 से लेकर 1556 है। तो 29 दिसंबर 1530 में ये गद्दी पर बैठा। पहले किसके नाम से, ये बदस्का का सूबेदार था। ये पहले ये कौन था, ये बदस्का का सूबेदार था, और फिर बाद में ये गद्दी पर बैठता है। तो दीन पनाह का निर्माण कब हुआ, 1533 में। किसने, हुमायूं ने करवाया। फिर चौसा का युद्ध इसने कब लड़ा, 1539 में। इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में हुआ, शेर खां और हुमायूं के बीच में। कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध, शेर खां और हुमायूं के बीच में। तो जीता कौन, शेर खां जीत जाता है। और यहाँ से इसको कौन सी उपाधि मिलती है, शेरशाह की उपाधि मिलती है, ठीक है। फिर आता है देवरा का युद्ध। क्या आता है, देवरा का युद्ध कब हुआ था, 1531 में हुआ था। फिर आता है सरहिंद का युद्ध, ये कब हुआ था, 1555 में हुआ था।
फिर आता है बिलग्राम का युद्ध, जैसे हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं। कब हुआ था ये? 17 मई 1540 में। सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच में? शेर खां और हुमायूं के। इसमें भी कौन जीत रहा है? शेर शाह जीत रहा है, और इसमें भी शेर शाह जीत रहा है। फिर आता है हुमायूं का विवाह किससे हुआ था? तो 1541 में हमीदा बानो बेगम से। और इनकी आत्मकथा क्या है? हुमायूंनामा। क्या है आत्मकथा? हुमायूंनामा। अब हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है। फिर आता है दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु होती है? दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से, तो ये कौन गिरा था? ये हुमायूं गिरा था। तो दीन पनाह भवन क्या था? ये एक पुस्तकालय था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है शेर शाह। टाइम पीरियड क्या है? 1540 से लेकर 45। हमें पढ़ना है अब शेर शाह से। तो इसका जो टाइम पीरियड है क्या है? 1540 से 45 तक का है। ठीक है। इनका जन्म कब होता है? 1472 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? बजवाड़ा में। ठीक है। इसका बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। इनको शेर खां जो नाम मिला है, ये किसने दिया है? मोहम्मद बहार खां बहानी ने। किसने? मोहम्मद बहार खां बहानी ने क्या नाम दिया है? शेर खां। किसको? शेर शाह को। ठीक है। फिर आता है इसकी मृत्यु कब होती है? 1545 में। ठीक है। कब होती है? कालिंजर कला जीतने के क्रम में। और इसका मकबरा कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ? सासाराम बिहार में। ठीक है। इन्होंने रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है। फिर भूमि के माप के लिए 32 अंक, बहुत इंपॉर्टेंट, भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला क्या? सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था? तो अपने किसने किया था? शेर शाह ने। ठीक है। फिर आता है पैदावार का 1/3 भाग जो लगान के रूप में दिया जाएगा, किसने कहा था? ये शेर शाह ने कर दिया था। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया था? पट्टा प्रथा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? शेर शाह। तो पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा किसने लगाई है? तो ये अपने शेर शाह ने लगाई है। फिर आता है पाटलिपुत्र या पटना की स्थापना कब होती है? 1541 में। किसने की थी? शेर शाह ने। पटना की स्थापना कब हुई थी? 1541 में। फिर आता है ग्रांड ट्रंक रोड किसकी स्थापना, जो मतलब चलवाया था, ये किसने? शेर शाह ने। जीटी रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह ने। फिर आती है डाक प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो शेर शाह ने। ठीक है। यहाँ से शेर शाह कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अकबर की तरफ। किसकी? अकबर की। तो अकबर का टाइम पीरियड क्या है? 1556 से लेकर 1605। इसका जन्म कब होता है? 1542 में। किससे? हमीदा बानो, ये हमीदा लिखा है, ठीक है, हमीदा बानो बेगम से। फिर आता है अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर? अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। फिर आता है बैरम खां। बैरम खां कौन था? ये अकबर का संरक्षक था। कौन? बैरम खां। इसका टाइम क्या है? 1556 से 1560 तक ये संरक्षक था। फिर आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? पानीपत की पहली लड़ाई हम ऊपर देख चुके हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी लड़ाई कब होती है? 1556 में। और वो वाली कब हुई थी? 1526 में। अब ये किसके बीच में? अकबर व हेमू के बीच में। किसके बीच में? अकबर व हेमू के। फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में। किसके किसके बीच में? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में होता है? कब होता है? 1576 में। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन जीतता है? अकबर जीत जाता है। ठीक है। अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन करता है? तो मानसिंह व आसफ खां, बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से, मुगल की तरफ से कौन था? तो मानसिंह और आसफ खां थे। ठीक है। ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है।
फिर पूछा जाता है दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 में। लेकिन एक्सेप्ट किसने किया था? बीरबल ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। धर्म स्वीकार करने वाला सबसे पहला कौन था? बीरबल। ठीक है, फिर आती है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो अकबर ने की थी। समझ रहे हैं? इसकी मृत्यु कब होती है? तो 16 अक्टूबर 1605 में। अकबर की मृत्यु कब होती है? 16 अक्टूबर 1605 में। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की शाही महल किसने बनवाई? तो अकबर ने। पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खास, जोधाबाई महल, इबादत खाना 1575 में, लाहौर का किला, ये सब किसने बनवाए हैं? तो ये सब बनवाए हैं किसने? अकबर ने। ठीक है, अकबर के 9 रत्न बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बिल्कुल से रटे होने चाहिए, पूरे के 9 के 9 याद होने चाहिए। पहला है अबुल फजल, फिर है फैज़ी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन। ठीक है, चलिए फिर आती है अकबर की आत्मकथा क्या है? तो अकबरनामा है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। फिर आता है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? तो ये अकबर के काल को कहते हैं हिंदी का साहित्य का स्वर्णकाल। दास प्रथा का अंत किसने किया था? 1562 में। जजिया कर समाप्त कब हुआ था? 1564 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ। फतेहपुर सीकरी राजधानी हुई किसके समय पे? ये इन्हीं किसके? अकबर के समय पे। ठीक है, चलिए यहाँ से अकबर होते हैं कंप्लीट। यहाँ से आते हैं जहांगीर। कौन? जहांगीर। क्या है टाइम पीरियड? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। ठीक है, तो पहला आता है अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो जहांगीर था। फिर आता है न्याय की जंजीर के लिए याद करते हैं किसको? ये भी जहांगीर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट जो लिखे हैं ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी को जल्दी से शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, खासकर यूपी टेट सुपर टेट वालों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा क्या है? तो जो के जहांगीरी। ठीक है, इसको पूरा किसने किया था? इसको पूरा किया था मोतबिंद खां ने। किसने? मोतबिंद खां ने। ठीक है, चलिए फिर विवाह किससे हुआ था? तो नूरजहां, जिसका नाम है मेहरुन्निसा। ठीक है, फिर है जहांगीर का पुत्र कौन था? तो खुसरो या खुर्रम। ठीक है, फिर आता है खुसरो और जहांगीर के मध्य युद्ध हुआ था। खुसरो और जहांगीर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको कौन सा युद्ध कहते हैं? कहाँ पर? ये जालंधर के निकट हुआ था। और इसकी खुसरो की सहायता किसने कर दी थी? ये अर्जुन देव ने कर दी थी। तो देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुसरो और जहांगीर के मध्य में युद्ध हुआ था। कहाँ पर? जालंधर के निकट में। और इसकी खुसरो की सहायता किसने कर दी थी? खुसरो कौन था? इसी का पुत्र था, जहांगीर का ही पुत्र था खुसरो। ठीक, खुसरो और खुर्रम। तो जब इसने मदद कर दी, ये पुत्र है, ये है पिता, इनके बीच में कहाँ पर? जालंधर के निकट युद्ध होता है और सहायता इसकी पुत्र की कौन कर देता है? अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु थे, तो ये इनको मरवा देते हैं, ऐसा होता है। फिर आता है चित्रकला का स्वर्णकाल किसके टाइम को कहते हैं? तो जहांगीर के। फिर आता है यूरोपीय यात्री आए थे कौन कौन? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम किन्स। ठीक है, तो किसके टाइम पे? जहांगीर। अब आता है शाहजहां का टाइम। तो कब से कब? 1627 से 1657। इनका विवाह किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से। ठीक है, चलिए फिर आता है आगरा में जो ताजमहल बनवाया है वो किसने बनाया है? कौन है वास्तुकार? उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ठीक है, चले आगे। फिर आता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? शाहजहां के टाइम को कहते हैं। फिर दीवाने आम, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद किसने बनवाई है? ये बनवाई है शाहजहां ने। युद्ध कौन कौन से हुए हैं ये देख लेते हैं। युद्ध हुए हैं सामूगढ़ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध,
सामूगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच में? दारा और औरंगजेब का। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध क्या है? दारा और औरंगजेब। धर्मठ का युद्ध दारा और औरंगजेब, ये दोनों के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट पेज है, बस ख़त्म ही होने वाला है। तो औरंगजेब 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद में इनका जन्म हुआ था। किनका? औरंगजेब का। कब? 24 अक्टूबर 1618 में दोहाद में जन्म हुआ था। ठीक है, विवाह किससे हुआ था? दिलराज बानो बेगम से। किससे विवाह हुआ था? दिलराज बानो बेगम से। इनके गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम। कौन थे गुरु इनके? मीर मोहम्मद हकीम इनके गुरु थे। और सुन्नी धर्म को कौन मानता था? तो यही औरंगजेब जो था, ये किस धर्म को मानता था? तो ये सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है, हाँ, तो सुन्नी धर्म को मानता था। फिर आता है जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिंदा पीर के नाम से कौन जानता है? तो औरंगजेब। ठीक है, फिर आता है सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर सिंह की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने, क्योंकि ये धर्म ना स्वीकार कर रहे थे। ठीक है, ज़बरदस्ती धर्म स्वीकार करवाते थे। फिर जजिया कर की शुरुआत कर दी इसने। बीवी का मकबरा का निर्माण किसने किया? कहाँ पर? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, औरंगजेब ने। ठीक है, फिर फारसी में सबसे ज़्यादा बुक्स कब लिखी गई? औरंगजेब के टाइम पे। स्वयं वीणा बजाने में निपुण कौन था? तो ये था अपना औरंगजेब। ठीक है, फिर है 1665 में मंदिर तुड़वाए। किसने? 1665 में मंदिर किसने तुड़वाए? तो औरंगजेब ने। कौन से? सोमनाथ, बनारस बनारस का विश्वनाथ मंदिर किसने तुड़वाया? 1665 में मंदिर तुड़वाए। कौन कौन से? सोमनाथ, बनारस का विश्व मंदिर किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, अब इनकी शासन व्यवस्था क्या थी देख लेते हैं। मुगल काल की शासन व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ की जो मंत्री परिषद थी कैसी थी? विजारत, सूबेदार को प्रांत में काम मिलता था। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। कोतवाल, नगर प्रधान। आना सिक्का का प्रचलन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? शाहजहां ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, शायद सुपर टेट के किसी साल में पूछा गया है आना सिक्का का प्रचलन। तो किसने? शाहजहां ने। ठीक है, फिर आता है भूमि के 3 वर्ग। कौन कौन से? खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयूगर भूमि। सयूरगल। तो क्या है? खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयूरगल। तो खालसा भूमि क्या थी? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। और जागीर भूमि क्या थी? तनख्वाह के बदले दी जाती थी। सयूरगल जो थी ये दान में दी गई थी। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब यहाँ से हमारी जो कंप्लीट हिस्ट्री थी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सारे पॉइंट हमने छांट के लिखे हैं। किस बुक से? NCERT बुक से। किससे? NCERT बुक से। पूरा निचोड़ है, हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है। और मतलब 8 या 10 से 12 पेज में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो जिसने भी इस वीडियो को छोड़ने की गलती की है, पूरा नहीं देखा है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं, सारे के सारे पॉइंट इसी में कवर हैं। ठीक है, तो चलिए